राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दो बहनों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक समय की बात है, एक गांव में दो बहनें रहती थीं, शीलवती और लीलावती। दोनों बहनें आपस में बड़े प्रेम से रहती थीं। जो बड़ी बहन थी वह कम पढ़ी लिखी थी। उसके कम पढ़े लिखे होने के कारण उसका विवाह एक गरीब किसान के साथ हुआ था। उसका नाम बिरजू था। बिरजू के पास खुद की कोई ज़मीन नहीं थी। बिरजू दूसरे के खेतों में मजदूरी करता था और लीलावती दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते, तब कहीं जाकर उनके घर का खर्च चल पाता था। वहीं दूसरी ओर छोटी बहन शीलवती बहुत ही सुंदर थी और पढ़ी लिखी थी, जिस कारण शीलवती का विवाह एक अमीर व्यापारी अजय पाल के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही शीलवती को अपने रूप और धन का घमंड हो गया था। शीलवती हमेशा अपनी बड़ी बहन लीलावती को ताने मारती और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। जब भी लीलावती अपनी बहन के घर जाती तो शीलवती उसे बहुत ही खरी खरी बातें सुनाती, यानी जली कटी बातें सुनाती। बातों बातों में ताने उसके होते और अपनी अमीरी का उसमें जो घमंड होता था, जिसे बेचारी लीलावती चुप अपमान का घूंट पीकर सहन कर लेती थी। शीलवती की बातों से लीलावती के दिल को बहुत दुख पहुंचता था। एक दिन लीलावती सुबह सुबह अपने काम पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में उसकी छोटी बहन जो शीलवती मिली। शीलवती लीलावती को देखकर कहने लगी, अरे बहन, तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि गरीबी सच में बहुत बुरी चीज़ होती है। तुम्हारे हाथ तो देखो कितने कठोर हो गए हैं, दूसरों के घरों में काम करते करते, और ये कपड़े, इनसे तो लगता है जैसे बरसों से इन्हें बदला ही नहीं है। लीलावती अब शीलवती को जवाब देती हुई कहने लगी, शीलवती बहन, हम गरीब हैं लेकिन मेहनत से कमाते हैं। भगवान ने हमें जो दिया है हम उसमें खुश रहते हैं। शीलवती बोली, हाँ हाँ बहन, खुश तो दिख ही रही हो, लेकिन क्या करूं, मुझे तो आदत नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे गरीबों से ज़्यादा बातें करूं। वैसे भी मैं तो अपने पति जो कि शहर के बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं, मेरे पति तो बहुत बड़े व्यापारी हैं। तुम्हारी तरह धूल मिट्टी में सने लोग हमारे घर आते तक नहीं हैं। अपनी बहन शीलवती की ऐसी बातें सुनकर लीलावती की आंखें भर आईं, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि शीलवती अब उसकी बहन बदल चुकी है, इसलिए लीलावती वहाँ से चुपचाप अपने काम पर चली गई। यूं ही धीरे धीरे समय गुजरता रहा। एक दिन लीलावती के पति बिरजू की तबीयत अचानक से खराब हो गई। बिरजू के इलाज में लीलावती की जमा पूंजी भी खत्म हो गई। अब लीलावती के पास खाने तक को भी पैसे नहीं बचे थे। रात का समय था। लीलावती अपने पति के पास बैठी रहती। बिरजू खाट पर लेटे हुए कराहते हुए बोला, भाग्यवान, अब तो लगता है समय आ गया है मेरे जाने का, मैं ज़्यादा दिन नहीं बचूंगा। लीलावती रोते हुए बोली, नहीं जी, ऐसा मत कहो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूँगी। मैं अपनी छोटी बहन शीलवती से पैसे मांगने जाऊँगी और मैं तुम्हारा इलाज कराऊँगी। अगले ही दिन लीलावती अपनी छोटी बहन शीलवती के घर जाती है और जाकर अपनी बहन का दरवाज़ा खटखटाती है। शीलवती दरवाज़ा खोलती है और अपनी बड़ी बहन लीलावती को देखकर कहने लगी, ओहो बहन, क्या बात है, आप यहाँ किस लिए आई हो? लीलावती दुखी होकर कहती है, शीलवती, मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब है, हमारे पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं, बस थोड़े पैसे उधार दे दो, मैं बाद में उन्हें ब्याज से ही चुका दूंगी। शीलवती बोली, अरे बहन, ये तो कितने दुख की बात है, लेकिन अफसोस
अभी तक मेरे पति सारा पैसा लेकर गांव की ज़मीन खरीदने गए हैं। तुम पहले आ जाती तो शायद कुछ मदद कर पाती। लीलावती बोली, लेकिन सीलवती बहन तुमसे थोड़ा बहुत तो मिल ही सकता है, तुम मेरी बहन हो। अरे सीलवती बोली, अरे दीदी, अगर हम गरीब रिश्तेदारों की मदद करने लगे तो फिर मेरा क्या होगा। अब लीलावती अपनी बहन की बातों को सुनकर जो उसकी आंखों में आंसू आ गए, अब वह चुपचाप वहाँ से वापस लौट आई। सीलवती ने आज तक अपनी बड़ी बहन की कोई मदद नहीं की थी। एक दिन लीलावती ने सोचा, सीलवती ने पैसे देने से तो मना कर दिया, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूं, मैं अपने बड़े भैया के घर जाती हूं, वह मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। लीलावती अपने बड़े भाई के घर पैसे मांगने निकल जाती है। भैया का जो घर था वह थोड़ी दूरी पर था। अब जब सीलवती ने पैसे मना कर दिए तो लीलावती भाभी के घर पर जाती है और भाभी से कहती है, भाभी भैया घर पर हैं। लीलावती की भाभी ने कहा कि अरे नहीं दीदी, तुम्हारे भैया घर पर नहीं हैं, किसी काम के सिलसिले में शहर गए हुए हैं, कोई काम है तो मुझे बताओ। लीलावती बोली, भाभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरे पति बहुत बीमार हैं। तब लीलावती की भाभी ने कहा, देखो लीलावती, तुम जानती हो तुम्हारे भैया घर पर नहीं हैं और वैसे भी हमारे घर पर भी बहुत खर्चे होते हैं, हर किसी की मदद करना हमारे बस की बात नहीं है। लीलावती अपनी भाभी के आगे थोड़ा गिड़गिड़ाने लगी, भाभी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, मैं कसम खा के कहती हूँ जैसे ही हालात सुधरेंगे मैं आपके पैसे लौटा दूँगी। तब लीलावती की भाभी बोली, अरे दीदी, मैंने कह दिया ना हमारे पास पैसे नहीं हैं, अब और कुछ सुनना है क्या। लीलावती की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चुपचाप अपनी भाभी की बातें सुनकर वहाँ से वापस जो चल दी, क्योंकि उसकी भाभी ने भी उसे बातों बातों में खूब खरी खोटी सुनाई थी, उसकी गरीबी का खूब मजाक उड़ाया था। बेचारी लीलावती चुपचाप वहाँ से निकल गई और अपने घर के दरवाजे के बाहर आकर बड़े उदास मन से बैठ गई। अब लीलावती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। गर्मियों की दोपहर, लू के थपेड़े चल रहे थे, गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी। तभी एक वृद्ध साधु महाराज हाथ में भिक्षा पात्र लिए गांव में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर एक अजब ही तेज था, पर उनकी हालत देखकर लग रहा था कि वह कई दिनों से भूखे हैं। सबसे पहले वे साधु बाबा जो सीलवती की हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं और कहते हैं, कुछ भिक्षा दे दो बेटी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। अंदर से सीलवती चिल्लाती हुई बाहर आती है और कहती है, कहाँ चले आते हैं भिखारी, यह हवेली कोई दानशाला है, चलो निकलो यहाँ से। फिर वह साधु महाराज निराश होकर वहाँ से निकल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर वह धीरे धीरे चलते हुए लीलावती की झोपड़ी के सामने पहुँचते हैं और लीलावती से कहते हैं, बेटी कुछ खाने को मिलेगा का। लीलावती बोली, बाबा आप बैठ जाइए, मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है, पर जो भी है आप स्वीकार कीजिए। लीलावती अंदर से थोड़ा रोटी और गुड़ लाकर बाबा को दे देती है। साधु बाबा लीलावती से बोले, बेटी तूने तो मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया, मैं तेरे उपकार का बदला कैसे चुकाऊं। लीलावती बोली, बाबा मेरे घर में मेरे पति बहुत दिन से बीमार हैं, मैंने अपने सभी सगे संबंधियों से मदद मांगी पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, बस आप उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए कि वे बहुत जल्दी ठीक हो जाएं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। साधु बाबा जो लीलावती की बातें सुनकर अपनी झोली में हाथ डालते हैं और एक चमकता हुआ मिट्टी का घड़ा निकालते हैं और कहते हैं, बेटी यह घड़ा तेरे लिए है, तुम इसे रख लो। इस पर बाबा लीलावती कहने लगी, मैं इस घड़े का पर क्या करूँगी, पहले से ही मेरे घर में घड़े रखे हुए हैं। तब साधु बाबा कहते हैं, बेटी यह कोई वैसा घड़ा नहीं है कि समझ लिया ऐसा वैसा ही घड़ा है, तुम्हारे घर में घुसते ही यह हर तरह से तुम्हारे दुख दूर कर देंगे।
इस तरह इस घड़े में से जो भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं और लीलावती खुशी खुशी घड़े को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में घड़े को लेकर जाते ही लीलावती का जो पति बिरजू था अचानक से चमत्कारिक रूप से बिल्कुल पहले की तरह ठीक बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और अपनी पत्नी लीलावती से कहने लगता है, अरे लीलावती, ओ लीलावती, अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है। कुछ देर पहले ही मुझे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था। अब देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो गया हूँ। लीलावती यह देखकर हैरान और खुश दोनों ही होती है और कहती है, अजी आप तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अभी अभी एक साधु बाबा आए थे और कह रहे थे यह घड़ा तुम्हारे घर में प्रवेश के साथ ही तुम्हारे सभी कष्टों को दूर कर जाएगा और इससे जो कुछ भी निकलेगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा। बिरजू बोला, हाँ लीला, वाकई में यह घड़ा तो जादुई घड़ा है। तब लीलावती कहती है, हाँ जी, सच में यह जादुई घड़ा है। अब चलो मिलकर इस घड़े को खोलते हैं, देखते हैं इस घड़े में क्या निकलता है। लीलावती धीरे धीरे घड़े को ऊपर जो लाल कपड़ा बंधा हुआ था उसे हटाती है और अचानक ही कपड़ा हटा कर देखती है तो उसमें सोने के सिक्के झरने की तरह गिरने लगते हैं। दोनों पति पत्नी हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, ये तो किसी वरदान से कम नहीं है। वह भगवान, यह बाबा तो साक्षात भगवान के रूप में आए थे। यह देखिए हमारे कर्मों का फल देकर गए हैं। अब यह सोने के सिक्के से हम कोई अच्छा काम करेंगे। लेकिन लीलावती बहुत समझदार थी। उसने तुरंत फैसला किया कि वह इस धन का उपयोग लापरवाही से नहीं करेगी बल्कि एक अच्छा व्यापार शुरू करेगी ताकि यह हमेशा बना रहे। बिरजू ने कहा, हाँ लीलावती, अभी गर्मी का मौसम है तो इस मौसम में हम छाछ, नींबू पानी, शरबत बेचने का कारोबार करेंगे। इस मौसम में हमारा कारोबार अच्छा चलेगा। लीलावती ने कुछ सिक्के लिए और सबसे पहले गांव के एक व्यापारी से अच्छी सी गुणवत्ता का दूध और छाछ खरीदने के लिए गई और कहने लगी, सेठ जी, मैं कुछ पैसे लगाकर अच्छी छाछ और दूध बेचना चाहती हूँ, क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? सेठ जी को लीलावती मेहनती और ईमानदार लगी। सेठ जी ने कहा, देखो बहन, अगर तुम ईमानदारी से काम करोगी तो मैं तुम्हें अच्छी कीमत पर दूध दूंगा। अब लीलावती ने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की। पहले ही दिन उसकी छाछ और लस्सी की बिक्री इतनी ज़्यादा हुई कि वह खुद भी हैरान रह गई। अब लीलावती का व्यापार चल पड़ा। गांव के लोग लीलावती की मेहनत और ईमानदारी की जो प्रशंसा करने लगे। लेकिन जब यह खबर उसकी छोटी बहन जो शीलवती तक पहुंची तो वह यह सुनकर जल भुन गई। शीलवती सोच में पड़ गई, अरे ये क्या हुआ? कल तक तो यह भिखारन मुझसे भीख मांगने आई थी, आज अचानक इतना पैसा इसके पास कैसे आ गया? बहन ने लस्सी का व्यापार कैसे शुरू कर दिया और उसका पति बिरजू भी ठीक हो गया? यह सब अचानक कैसे हुआ? अब मुझे इसका पता लगाना ही होगा। शीलवती परेशान होकर अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। फिर वह तुरंत चुपके से लीलावती के घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है और उन लोगों की सारी बातें सुनने लगती है। अंदर लीलावती अपने पति से कह रही थी, देखो जी, आज हमारा पहला ही दिन बहुत अच्छे से गया, कितनी अच्छी कमाई हुई है। यह सब उस साधु बाबा की वजह से हो रहा है। अगर वह साधु बाबा मुझे यह घड़ा नहीं देते तो आज हम लोग इस मुकाम तक नहीं पहुँचते। बिरजू बोला, हाँ लीलावती, उस साधु बाबा का एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज इसी घड़े की वजह से मुझे नई ज़िंदगी मिली है, वरना मैं बहुत दिनों से बीमार था। साधु बाबा हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। शीलवती ने उन दोनों पति पत्नी की सारी बातें सुन ली और सोचने लगी, अच्छा तो इसका मतलब यह है कि ये लोग एक साधु बाबा के जादुई घड़े से इतने अमीर बन रहे हैं। यह सब करामात उस जादुई घड़े की है। और देखती हूँ मैं भी एक काम करती हूँ। और वह सोचने लगी कि अभी मैं यहीं पर ठहरती हूँ और एक काम करती हूँ। जब ये लोग सो जाएंगे तो इनके सोने के बाद इस घड़े को चुरा कर ले जाऊंगी। फिर जो शीलवती
जो लीलावती के सो जाने का और बिरजू के सो जाने का इंतजार करती है। जैसे ही वो पति पत्नी दोनों सो जाते हैं, वह लीलावती के घर में तुरंत अंदर आती है और घड़े को जैसे ही हाथ लगाती है तो वह घड़ा उड़कर दीवार पर चिपक जाता है और उसमें से गंभीर आवाज़ आती है, ए मूर्ख लालची घमंडी औरत, धन का घमंड करने वाली सदा दुखी रहती है। सच्ची अमीरी ईमानदारी और मेहनत में होती है। अगर तूने अपनी बुरी सोच नहीं बदली तो यह घमंड तुझे बर्बाद कर देगा। यह सुनते ही शीलवती के हाथ पैर कांपने लगे। वह तुरंत ही घड़े को छोड़कर वहाँ से भाग गई और यह बात उसने किसी को नहीं बताई। अगले दिन शीलवती ने अपने खास नौकर रामू को बुलाया और बोली, अरे रामू, तुझे मेरा एक काम करना होगा। यह जो लीलावती की दुकान बहुत तेज़ी से चल रही है ना, और मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे उसकी दुकान बर्बाद हो जाए। रामू थोड़ा सोचकर बोला, मालकिन, अगर लोगों को लगने लगे कि उसकी छाछ गंदे पानी से बनती है और उसकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी, जब उसका सामान अच्छा नहीं होगा, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी। शीला को यह सुझाव अच्छा लगा। शीलवती कहने लगी, तू सच कह रहा है रामू। अगर लोग ही उसकी दुकान पर आना बंद कर देंगे तो वह खुद ही गरीब बन जाएगी, लेकिन यह काम हमें बड़ी चालाकी से करना होगा। अगले ही दिन शीलवती अपने कुछ नौकरों और गांव के कुछ चालाक लोगों को पैसे देकर एक योजना बनाती है। उन लोगों को लीलावती की दुकान पर जाकर छाछ पीनी थी और ज़ोर ज़ोर से यह कहना था कि छाछ साफ सुथरा नहीं है, इसमें गंदगी है। सुबह सुबह लीलावती अपनी दुकान खोलती है और उसकी दुकान पर ग्राहक धीरे धीरे आने लगते हैं। तभी शीलवती के भेजे हुए लोग दुकान पर पहुंचते हैं और छाछ पीने लगते हैं और कहते हैं, अरे यह क्या, इस छाछ में तो कुछ अजीब सा स्वाद आ रहा है। दूसरे कहते हैं, हाँ हाँ, लगता है इस छाछ में कोई खराबी है। वो लीलावती से कहते हैं, तुम कैसी छाछ बेच रही हो। दुकान पर खड़े अन्य ग्राहक यह सब सुनकर चौंक जाते हैं और वे भी आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। तभी एक आदमी बोला, अरे भाई, मैंने सुना था लीलावती के यहाँ की छाछ अच्छी होती है, लेकिन यहाँ तो कुछ गड़बड़ लग रही है। लीलावती ने कहा, अरे भाइयों, मेरी छाछ में कोई खराबी नहीं है। अगर किसी को यकीन ना हो तो मैं अभी और छाछ निकाल कर पिलाती हूँ। लेकिन शीलवती के जो लोग थे वो पहले से ही अफवाह फैलाने आए थे और वहाँ से चिल्लाते हुए चले गए, भाइयों ध्यान रखना, लीलावती की छाछ में गड़बड़ है, कोई इसे मत पीना। गांव के बाकी लोग भी यह सुनकर थोड़ा डर गए। धीरे धीरे लीला की दुकान पर अब भीड़ कम आने लगी। शाम तक लीलावती के पास बहुत कम ग्राहक आए। अब लीलावती समझ गई कि कोई जानबूझकर अफवाह फैला रहा है, लेकिन वह चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी और उसने एक योजना बनाई। अगले दिन लीलावती खुद ही गांव के लोगों के घर जा जाकर अपनी छाछ देने लगी। उसने लोगों से कहा कि बिना पैसे दिए आप मेरी छाछ को पी कर देखो, अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो मुझसे कहो। गांव वालों ने छाछ पी और पाया कि वह बहुत ही स्वादिष्ट और ताज़ी थी। अब लोगों को समझ आने लगा कि लीलावती के प्रति कोई साजिश हो रही है। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने देखा कि वही लोग जो कल लीलावती की छाछ को खराब बता रहे थे, वही लोग शीलावती के घर से पैसे लेकर निकल रहे थे। अब बात फैलते देर नहीं लगी। एक गांव के बुजुर्ग जो थे वो लीलावती से कहते हैं, बिटिया, हमें माफ़ कर दो, हमने बिना सोचे समझे अफवाहों पर भरोसा कर लिया, लेकिन अब बिटिया हमारी समझ में आ गया है, यह सब तुम्हें बर्बाद करने के लिए किया गया था। अब गांव के लोग फिर से लीलावती की दुकान पर आने लगे। लीलावती की मेहनत और ईमानदारी ने फिर से सबका विश्वास जीत लिया। जब शीलवती को पता चला तो वह और भी गुस्से में आग बबूला हो गई। लीलावती की दुकान अब पहले की तरह चलने लगी थी, लेकिन यह सब देखकर शीलवती का खून खोल उठा। इस औरत ने सोचने लगी, फिर से अब सबका भरोसा जीत लिया, लेकिन इस बार मैं ऐसा काम करूंगी कि यह दोबारा उठ भी नहीं पाएगी। अब फिर शीलवती ने अपने नौकर रामू को बुलाया और उसके कान में कुछ कहने लगी।
रामू बोलने लगा, लेकिन मालकिन यह तो बहुत खतरनाक होगा। शीलवती बोली, बस वही तो चाहिए। इस बार लीलावती का नाम और काम दोनों खत्म हो जाएगा। इस बार हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि लीलावती कभी दोबारा व्यापार ना कर पाए। रामू बोला, लेकिन मालकिन पिछली बार भी बड़ी मुश्किल से बचे थे, अगर इस बार भी कोई हमें देख ले। तो शीलवती बोली, चुप करो, इस बार हमें कोई नहीं पकड़ेगा। और सुनो, तुम आज रात लीलावती की दुकान में आग लगा दोगे। जब दुकान जलकर राख हो जाएगी तो उसका सारा धंधा खत्म हो जाएगा। तब रामू बोला, लेकिन मालकिन अगर हमें कोई देख लेगा तो? तब शीलवती कहने लगी, अरे मूर्ख, हम इसे ऐसे अंजाम देंगे कि किसी को शक भी ना हो। तुम मुंह को कपड़े से ढककर जाना और आग लगाने के बाद तुरंत भाग जाना, कोई सबूत मत छोड़ना। फिर आधी रात का समय था, पूरा गांव सो चुका था। रामू अपने साथियों के साथ चेहरे पर काले कपड़े बांधकर चुपके से लीलावती की दुकान के पास पहुंच गया। अब रामू के साथी ने दुकान के चारों ओर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और फिर रामू ने माचिस जलाई। जैसे ही आग लगी, दुकान धू धू करके जलने लगी। आग की लपटें तेज हो गई। आग की रोशनी देखकर कुछ गांव वाले जाग गए और शोर मचाने लगे, अरे लीलावती बहन की दुकान जल रही है, जल्दी जाओ। गांव वाले दौड़ कर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामू और रामू के साथी जो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग निकले थे। सुबह जब लीलावती दुकान पर आई तो उसे राख का ढेर देखकर गहरा आघात पहुँचा। वह कहने लगी, हे भगवान, मेरी मेहनत की कमाई सब जलकर ख़त्म हो गई। लेकिन उधर गांव का मुखिया भी वहाँ पहुँच चुका था। मुखिया जी बोले, यह तो बहुत बड़ा अपराध है, हमें तुरंत पता लगाना होगा कि यह किसकी करतूत है। लीलावती ने रोना बंद कर दिया और अपने दिमाग से सोचना शुरू किया। लीलावती को यकीन था यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था। उसने सबूत ढूंढने की कोशिश की और इधर उधर झांका, पर उसे कुछ नहीं मिला। फिर लीलावती निराश होकर घर जाने लगी। तभी उसने देखा झाड़ियों में एक गमछा और तेल का डब्बा पड़ा हुआ है। लीलावती ने उसे उठाकर मुखिया जी के पास लेकर गई। गांव में हाहाकार मच गया कि सबूत पकड़ा गया, किसी का गमछा मिला है। अरे सबूत मुखिया जी के हाथ लग गया है, अब वह जल्दी ही पकड़ा जाएगा। गांव में ये बातें जोर पकड़ने लगी। लीलावती की दुकान में आग किसने लगाई है? गांव वालों में से एक व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मुझे तो लगता है कि वह गमछा जो शीलवती के नौकर का है। मैं कल उसे ऐसा ही गमछा लेते हुए देखा था। मुखिया जी ने सभी नौजवानों को गांव की चौपाल पर बुलाया और कहा, क्या कोई पहचान सकता है कि यह गमछा किसका है? गांव वाले गमछे को ध्यान से देखने लगे और कहने लगे, अरे अरे अरे, ऐसा गमछा तो हमने शीलवती के घर पर देखा था। शीलवती की तरफ जो गांव वाले देखने लगे। शीलवती अब तक जो शांत खड़ी थी, अचानक घबराने लगी। बोली, नहीं नहीं, यह मेरा गमछा नहीं है। मुखिया जी ने अब मिट्टी के तेल का डब्बा उठाया और उस पर हल्के अक्षरों में जो शीलवती स्टोर्स लिखा था। मुखिया जी बोले, शीलवती, मिट्टी के तेल का डब्बा तो तुम्हारी दुकान का है, यह यहाँ कैसे आया? शीलवती बोली, मुझे क्या पता मुखिया जी, कोई भी मेरी दुकान से सामान खरीद सकता है। इधर शीलवती का पति का व्यापार जो था वो ठप हो रहा था। वह बहुत निराश होकर घर लौट रहा था। वह यह सब चीज़ों से बिल्कुल ही अनजान था कि शीलवती क्या कर रही है। जब उसका पति आते वक्त देखता है कि चौपाल पर भीड़ लगी है तो वह वहाँ पहुँच जाता है। तभी सभी लोग उसकी तरफ देखते रह गए, क्योंकि उसने वैसा ही गमछा लिए खड़ा था जैसा मुखिया जी के पास सबूत में मिला था। मुखिया जी बोले, अब बोलो शीलवती, अभी भी तुम कुछ बोल सकती हो, तुम्हारा सबूत तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया है। शीलवती ने इधर उधर देखा, लेकिन अब उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। गांव वाले भी अब उसे घूर घूर कर देख रहे थे। वह घबराहट में जो गिड़गिड़ाने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए मुखिया जी, मैंने यह सब करवाया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन लीलावती मुझसे ज़्यादा अमीर बन सके। मुखिया जी ने कहा, शीलवती,
तुम्हारी जलन और घमंड ने तुम्हें अपराधी बना दिया है। तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें यह गांव छोड़कर जाना होगा और तुम्हारी संपत्ति से लीलावती की दुकान फिर से बनाई जाएगी। तभी लीलावती बोली, मुखिया जी, मैं अपनी बहन को सजा नहीं देना चाहती। उसने जो किया यह उसके कर्मों का फल था। मैं बस यही चाहती हूँ कि अब मेरी बहन सुधर जाए। मुखिया जी बोले, ठीक है लीलावती, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब लीलावती की बातें सुनकर शीलवती की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। शीलवती रोते हुए बोली, बहन मुझे माफ़ कर दो। मैंने जलन में अंधी होकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। अब मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे अपनी बहन बनी रहने दो। लीलावती ने अपनी बहन शीलवती को गले लगा लिया। गांव वालों को लीलावती की दरियादिली देखकर बहुत अच्छा लगा। अब शीलवती को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। लीलावती ने शीलावती जो उसे अपने कारोबार में काम करने का मौका दिया अपनी बहन शीलवती को, और कहने लगी, शीलवती अगर तुम मेहनत से काम करोगी, ईमानदारी से चलोगी तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी, लेकिन अगर फिर से तुमने कोई चालाकी की तो मैं फिर कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। शीलवती ने शर्मिंदगी से सिर हिला दिया और फिर दोनों बहनें खुशी खुशी अपने कारोबार में लग गईं। मेहनत और ईमानदारी असली सफलता की कुंजी होती है। ईर्ष्या और धोखा हमेशा ही बुरे परिणाम लाता है। दोस्तों, लीलावती ने अपनी बहन को माफ़ करके एक मिसाल कायम की कि उसने गलती का एहसास शीलवती को भी हो गया और शीलवती भी अपनी बहन की तरह ईमानदार और मेहनत से अपना काम करने लगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो एक घमंडी लालची बहन की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।